साहब। नमस्कार तो सर। पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस साक्षात्कार में। बहुत और आपका एक शेर है, इतना नूर कहाँ से लाऊं तरक्की के इस जंगल में, दो जुगनू ही पास थे अपने जिनको सितारा कर रखा है। जी सर। आपके जीवन के जो दो जुगनू हैं और जहाँ से आपने ये शेर व शायरी में रुचि का जो रुझान बढ़ा, हम उस घड़ी उस समय के बारे में आपसे जानना देखिए, मेरी माता जी को शायरी से बहुत दिलचस्पी थी। तो मैं उनके साथ देवे के मुशायरे में जाया करता था। और देवे के मुशायरे में एक चक्कर वो मुझे खिलौने खिलौने दिलवा देती थी। चाकू, खिलौने, इस तरह की जो बच्चों की शौक की चीजें होती हैं। उसके बाद वो आके इसमें एक ही औरतों का अलग इंतजाम होता था, तो मुझको लेके वो मुशायरे में आगे आके बैठ जाती थी। आगे से मतलब ये है कि चिक पड़ी रहती थी, और उसमें इसमें एक ही शायर का चेहरा दिखाई पड़ता था। तो वो अच्छे शेर जो है उनको याद भी हो जाते थे। और अम्मा का तरन्नुम बहुत अच्छा था, तो वो गुनगुनाती थी घर आके। तो इस तरह से मुझे धीरे धीरे इसमें एक ही वो अम्मा के साथ रहते रहते इसमें शारीरिक दिलचस्पी हुई। आपको ताज्जुब होगा प्रखर साहब कि मैं पहले क्लास से लेके इंटर तक उर्दू सब्जेक्ट मैंने नहीं पढ़ा कहीं, कॉलेज कॉलेज के स्तर पर। बीए में उस जमाने में अवध यूनिवर्सिटी में एक तरीका था कि आप उर्दू लैंग्वेज भी ऑफर कर सकते हैं, उर्दू लिटरेचर के साथ। उर्दू लैंग्वेज या संस्कृत या कोई इसमें के दूसरे इसमें की लैंग्वेज आप ले सकते थे, इंग्लिश लैंग्वेज। ये एक पेपर होता था। तो साहब मुझे एक बेग साहब का नया नया अपॉइंटमेंट हुआ था बाराबंकी में, जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज। तो उनका नया नया अपॉइंटमेंट हुआ था, तो उनको लड़के चाहिए थे। तो एक दिन मुझे बुलाया उन्होंने, साहब आप उर्दू जानते हो? तो हमने कहा साहब जानता तो हूँ, बोल सकता हूँ, मगर लिखूंगा तो बहुत गलतियां होंगी। तो उन्होंने कहा आइए मेरे कमरे में। खैर मैंने कोशिश की, तो गलतियां निकली लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो उन्होंने कहा लैंग्वेज ले लीजिए, चल जाएगी। तो 4-6 महीने लैंग्वेज मैंने इसमें एक पढ़ी। तो उसमें मेहनत भी की, दिलचस्पी भी थी। तो उन्होंने कहा लिटरेचर भी ले लीजिए। मैं बहुत डरा। उन्होंने कहा नहीं, आप फेल नहीं होंगे, ले लीजिए। तो मैंने फिर इसमें एक उर्दू लिटरेचर ले लिया। उर्दू लिटरेचर में बहुत अच्छे नंबर आ गए, इसमें एक इत्तेफाक से बीए में। तो मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि मैं बीए एलएलबी कर लूँ, तो मैंने एलएलबी में एडमिशन ले लिया। एक मेरे दोस्त होते थे, परवेज अलवी साहब। परवेज अलवी साहब अब जो है वो एम्बेसी में है, इंडियन एम्बेसी में। अब रिटायर हो गए होंगे। तो वो उसमें एक ही, पहले इसमें एक ही पाकिस्तान, उसके बाद रशिया में वो पोस्टेड रहे। इसमें एक ही ज्यादातर समय रशिया में उनका गुजरा। तो वो उर्दू में एमए कर रहे थे। तो मैं जब जाता था तो मलिकदार साहब वगैरह पढ़ाते थे, मुझे अच्छा बहुत था सुन के। तो मैंने एक दिन परवेज से कहा कि साहब मेरा जी चाहता है कि मैं उर्दू में एमए कर लूँ। तो उन्होंने कहा आप तो ला के क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई, लेकिन जी अलग है। और माँ ये चाहती थी कि मैं वकालत कर लूँ, तो घर की खेती के बाड़ी बागें बची रहे। तो खैर एक समय उस जमाने में नेतागिरी लखनऊ स्कीम बहुत चलती थी। तो साहब मैंने तो एक नेताजी को पकड़ा, हमने कहा भाई फीस नहीं देंगी, अगर हमारी यही फीस उर्दू में ट्रांसफर हो जाए तो मैं कर लूंगा। तो साहब वो उर्दू में फीस ट्रांसफर हो गई, जबकि मैं लाके क्लासेस अटेंड कर चुका था। कुछ उन्होंने कहा कोई परेशानी की बात नहीं है, हो जाएगा साहब। तो उर्दू में ट्रांसफर हो गई। उर्दू में जब मैंने किया तो उर्दू में मुझे गोल्ड मेडल मिला। पता नहीं क्या चक्कर था, उस साल हो सकता है कुछ बहुत अच्छे स्टूडेंट ना हूँ, मुझे गोल्ड मेडल मिला। अब फिर लालच हो गई कि साहब 3600 रुपये, 600 रुपये महीना यूजीसी की स्कॉलरशिप। तो फिर मैंने उस पैसे की लालच समझी कि उसमें एक, पहले सोचा था एमए करने पर एलएलबी करेंगे, लेकिन ये लगा कि भाई 3600 रुपये तो उस जमाने में बहुत होते थे। तो वो फिर यूजी स्कॉलरशिप के चक्कर में ही यूजी की। फिर मैंने पीएचडी ज्वाइन कर ली। फिर मुझा इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर मैं इसमें एक ही इस तरफ आ गया, गोया इसमें एक ही उर्दू की तरफ। वरना ये कि पहले हमारी माँ की ख्वाहिश यही थी कि भाई वकालत कीजिए तो खेती किसानी बची रहेगी। तो ये था उसमें एक ही। फिर बाराबंकी आया। बाराबंकी में जब हम अपने एक ही बीए कर रहे थे, उस जमाने में वहां जो शायर थे बाराबंकी में, तो मैं भी शेर कहने लगा और उनकी नशिस्तों में मैं शरीक हुआ बाराबंकी में पहली बार। आपने जैसा कहा कि माँ की ख्वाहिश थी जी बेटे। कि लड़का एलएलबी जी कर ले, जी। क्योंकि माँ का जिक्र किया तो मैं चाहूंगा इस दरमियान अपने घर परिवार वालिद और वर्तमान परिवार के बारे में भी बताएं। देखिए बेटे, इसमें एक हुआ ये था कि
मेरे वालिद और मेरी वालदा के बीच बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रह पाए। मेरा कोई भाई बहन नहीं है। मैं अकेला अपने माँ बाप की औलाद था। उसकी वजह ये है कि मेरे बाप की जो ख्वाहिश थी, मेरे पिताजी की जो ख्वाहिश थी कि वहाँ की जमीनें और बागें सब बेच के ये यहाँ फैक्ट्री डाल ली जाए कोई। लेकिन शादी का बिल्कुल शुरू शुरू के दिन से तो अम्मा जो है झिझक रही थी कि ऐसा ना हो, कुछ ऊंच नीच हो जाए तो क्या होगा। हम लोग के बुजुर्ग जो है वो जमींदार होते थे उस जमाने में। तो ये मामला इतना मतलब पिताजी को जिद सी हो गई कि दो में से एक चीज आपको तय करनी पड़ेगी, या तो उसमें एक ही अपनी खेती या रिश्ता मेरा तुम्हारा, तो में से एक ही आप तय करें कि आपके पास क्या चाहिए आपको। तो माँ कहने लगी भाई दोनों चाहिए, एक कैसे हो सकता है। लेकिन अब पिताजी बिल्कुल जिद कर गए कि एक। तो नानी अपनी माँ से, हमारी माँ ने अपनी माँ से बात की तो उन्होंने कहा कि बेटा जमीन तुम्हारे बाप की है, हमारी माँ के भी कोई भाई बहन नहीं था। तो उन्होंने कहा बेटा जमीन तुम्हारी है, लेकिन हम लोग को भीख मांगने का सलीका नहीं होता है शरीफों में। भीख मांगने के लिए भी बहुत सलीके की जरूरत होती है। बाकी तुम जो फैसला करोगे मुझे मंजूर है। तो फिर अम्मा ने ये फैसला किया कि नहीं साहब, जब तक कुछ दिन न बीत जाए जमीन उनके नाम ट्रांसफर नहीं की जा सकती। तो इस चक्कर में हमारी माँ की तलाक हो गई और मैं अभी पैदा नहीं हुआ था मैं करता। तो उसके बाद फिर मैं ननियाल में पढ़ा। ननियाल में हमारे यहाँ वो मैनेजर थे, उनका नाम था बाकर, बाकर। तो हमने अपने घर में कोई मुस्कुराता हुआ हंसता चेहरा जो देखा वो बाकर मामू का था। उनको मामू हमारी माँ भी कहती थी, हम भी मामू, वो पूरा गांव उनको मामू कहने लगा। तो हमने इसमें एक जो है गोया एक उर्दू में आपने जो है गोल्ड मेडल हाँ आपको मिला जी जी सर जी सर। हम ये आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 1982 1983 के दरमियान शोध कैसे होते थे और अरे साहब, पीएचडी कैसी होती थी। हाँ नहीं ये आजकल देखिए सहूलतें बहुत हो गई हैं। आप चीजों की फोटो स्टेट या डिजिटल उसमें एक ही फॉर्म में किसी भी बड़ी लाइब्रेरी से चीजें मंगा सकते हैं। तो हमारे यहाँ टैगोर लाइब्रेरी जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर थी, और उसमें एक ही और कई लाइब्रेरी, गंगा प्रसाद लाइब्रेरी और कई लाइब्रेरियां, बहुत रिच लाइब्रेरियां होती थी लखनऊ में। तो यहाँ के ऊपर इसे स्कॉलर को उसमें कि ये फायदा होता था कि हफ्ते में एक दिन वो अंदर उसमें एक ही जाने के लिए दिन मतलब 3 घंटे के लिए कम से कम आप अंदर जा सकते थे अपनी पसंद की किताब ढूंढने के लिए। तो जैसे मैं इसमें कि अपने सब्जेक्ट यास जगाना चंगेजी पे मैंने काम किया। तो इस सिलसिले में जब मुझे इसमें एक ही किताब कोई लानी होती थी तो मेरे पास एक लाइब्रेरी में ही एक डेस्क और एक कैबिन गोया लाट होता था रिसर्च स्कॉलर। तो उस वहां के ऊपर ताला भी होता था, दराज भी होती थी, तो किताब मैं अपने पास रख लेता था। लेकिन ये कि उससे किताब से पूरी तरह से नोट्स बनाया करता था। जैसे 4 किताबें इशू कर ली तो चारों किताब से नोट्स बना के फिर, अच्छा उस वक्त शुरू शुरू में किसी रिसर्च स्कॉलर को ये पता नहीं होता है कि उसके काम की चीजें कितनी हैं। लेकिन ये कि बहुत चीजें इसमें कि जो जरूरत की लगती थी वो नोट कर लेते थे। बाद में फिर जब काम समेटने लगता है आदमी, थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे मतलब समझ में आ जाता है चीजें कि ये चीजें हमने मतलब की नोट की हैं, ये चीजें हमने फालतू नोट कर ली हैं। तो गोया छांटने का काम बाद में होता था। लेकिन मेहनत इसलिए बहुत पड़ती थी कि भाई जो है वो हाथ से नोट करना पड़ता था, फोटो कॉपी होती नहीं थी। तो दिन दिन भर बैठे रहते थे लाइब्रेरी में और ये की काम करते थे। हम आपकी शेर व शायरी पर बात करें और आपसे सुने भी, उससे पहले हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो पत्रकारिता का दौर आपके जीवन में रहा, जी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी में 6 वर्ष आपने जो जी जी सेवाएं सर दी, जी। उनके बारे में बताएं, उसका कैसा अनुभव था और कुछ विशेष अगर संस्मरण हाँ उनका न हुआ साहब, हो तो वो भी साझा करें। एक उर्दू के बड़े शायर थे इरफान सिद्दीकी। तो वो मेरे ऑफिसर होते थे पीआईबी में। लेकिन ये कि वो ऑफिस के बाहर मेरे दोस्त होते थे, ऑफिस के अंदर वो ऑफिसर होते थे। और ऑफिसर इस तरह से कि तब ये तो था नहीं कि मोबाइल निकाला, मोबाइल तो था नहीं कि कोई लफ्ज उसमें आपकी समझ में नहीं आया तो मोबाइल निकाला और वो, तब तो ये होता था कि एक अंग्रेजी का कोई शब्द फंस गए उसमें ट्रांसलेशन करने में या रिपोर्ट बनाने में, तो मैं इरफान साहब के पास जाता था कि सब
इस लफ्ज के क्या माने होते हैं। तो एक बार उन्होंने बता दिया। जब वही शब्द कभी दोबारा पूछने गए, उनको याद आया तो फाइल फेंक देते थे कि तब ये बता चुका हूं, अपनी सीट पे बैठ के याद कीजिए, अब नहीं बताऊंगा। और हमारे साथ पीआईबी का इतना बढ़िया माहौल था कि चतुर्वेदी जी, इसमें डीएन चतुर्वेदी जी, वो ऑफिस इंचार्ज होते थे। तो वो जूते अपने कमरे में उतार देते थे और टहलते हुए इसमें एक पूरे पीआईबी ऑफिस में आते थे। और कभी मेरी मेज के ऊपर बैठ गए, वो कुर्सी में नहीं बैठते थे, कभी मेरी मेज के ऊपर बैठ गए, क्या हो रहा है, तो उन्हें बताया रोड बना रहे हैं या ये कर रहे हैं। तो अच्छा, उस जमाने में बड़ी दिक्कत ये होती थी भैया कि इंदिरा गांधी जी जो है, उनकी स्पीचेस आती थी और टेलीप्रिंटर चलता रहता था। अरे साहब, वो चपरासी फाड़ फाड़ के ला रहा है और वो उसमें एक ही, हम लोग उसमें एक ही समझ में नहीं आता था कि कितने इसमें एक ही जो है पेजेस में बोलेंगी मैडम। बोलती चली जाती थी भाई, मालूम 26-26 पेज चले आ रहे हैं। और उसको में से स्टोरी निकालनी होती थी, अंग्रेजी के लिए अलग, उर्दू के लिए अलग, हिंदी के लिए अलग। तो एक तरह की प्रैक्टिस हो जाती है आपकी, फिर जहन बताने लगता है क्या पकड़ना और क्या छोड़ना है। वरना 26 पेज में हम लोग घबरा जाते थे इंदिरा गांधी से कि बताइए कितना लंबा बोलती है साहब, और उसमें से इसमें हमको अंग्रेजी के मतलब का अलग निकालना है कि वो प्रायोरिटी किसने उसको देंगे, हिंदी वाले किसने उसको देंगे, उर्दू वाले किसने उसको देंगे। तो ये सब एक धीरे धीरे सेंस ऑफ की डेवलप हो जाता है कि साहब ये इनके मतलब की है, इनके मतलब की है, इनके मतलब की है। एक एजेंसी की जो जिम्मेदारी होती है कि बिल्कुल चीज को किस तरीके से तमाम जगह प्रस्तुत हो जाए। जी। और वो भी कि नीचे मोटरसाइकिल मैन खड़ा है। अब हम लोग इसमें चाहते थे कि साहब उसमें कि फौरी तौर के ऊपर, मतलब ये कि टाइम से न्यूज पहुंच भी जाए। तो वो बिल्कुल, मतलब हम लोग आदमी को बजाय मशीन में बदल जाते थे। अब चाय आई है, मंगा लिया, चपरासी रख गया चाय। भाई साहब, प्रखर साहब, कई बार ठंडी हो जाती थी, चाय पीने को होश ही किधर रहता था। हम तो उसमें एक ही ये देखते थे कि अंग्रेजी क्या वो, और एक ही कोशिश करते कि कम से कम 2 बार ही में काम हो जाए। अंग्रेजी पेपर्स को दिया, हिंदी पेपर्स को दिया, उर्दू में तो ज्यादा पेपर थे नहीं, कौमी आवाज खास तौर से था। और मोटरसाइकिल मैन का आपने जी, मोटरसाइकिल मैन होता था। उस दरमियान ये ईमेल और इस तरीके की चीजें। कुछ नहीं भाई, ये तो कुछ नहीं था। और गलतियां जो है, मतलब ये कि देखिए, एक बहुत दिलचस्प तजुर्बा तुम्हें बताएं। ये रजा शाह पहलवी साहब की एक तस्वीर आई इंदिरा जी के साथ, और उस पर कैप्शन गलत लग गया, मैंने जारी कर दी। उसके बाद एक बार ख्याल आया कि साहब ये कैप्शन जो है ये गलत लग गया है, एकदम से मेरी आंख चटी। उसने कहा अरे, तो हमें सबको फोन किया अखबार वालों कि साहब ये गलत लग गई है, इसमें एक ही कैप्शन इसका गलत है, छापिएगा नहीं। लेकिन ये किस कोई नहीं माना साहब, तब ने छाप दी। दूसरे दिन इसमें इरफान साहब आए, उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ, तो हमने कहा कि तब गलत कैप्शन से आ गई थी। मैंने सबको बता दिया। उन्होंने क्या बताया, तो हमने कहा यही बताया कि तब गलती से चली गई। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं बताना चाहिए। तो हमने कहा फिर क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा आपको कहना चाहिए कि साहब इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से ये मैसेज आया है कि ये तस्वीर आप लोग नहीं छापेंगे, और छापेंगे तो अपनी जिम्मेदारी छापेंगे, डिपार्टमेंट इसका जिम्मेदार नहीं होगा। ये था मामला। यानी आप अगर शराफत से इतना बता दें तो अखबार वाले तब भी ऐसे ही थे, शायद आज भी ऐसे ही हों, कि आप अगर शराफत से कहें कि हमसे गलती हो गई तो जिंदगी भर उसमें एक जो है वो आपकी गलती जो है वो छाप देंगे कि भाई प्रकार ने दिया है। उस जमाने में भी हमको बहुत लोग जानते थे, लेकिन ये कि साहब किसी ने इसमें की मुरवत नहीं की, छाप दिया। लेकिन अगर यही जुमला इस तरह कहा जाता है कि आपके एडवर्टीजमेंट बंद हो जाएंगे, डिपार्टमेंट ने कहा है कि नहीं छपना है, तो कोई नहीं छापता। लेकिन हम लोगों को ये बिल्कुल नहीं पता था कि साहब ये कहना चाहिए। इतना हम लोग, मतलब इतनी अकल नहीं थी या इतनी चालाक नहीं हुए थे। अब जो है समझ में आ गया कि भाई इसमें एक ही करना क्या चाहिए होता है। शायद आज के लड़का ये गलती ना करता, लेकिन ये कि हमको तो ये सीधी सीधी बात बताई कि भैया गलत कैप्शन आ गया है, तस्वीर इसमें एक जो है रजत शाह पहलवी की है, कैप्शन गलत है। क्या मन में कभी ख्याल ऐसा भी आया कि पत्रकारिता के पेशे में ही आगे बढ़ना है? अरे यार, बहुत जोर से आया। मतलब ये कि मैं तो एक हादसे के तौर पे कानपुर में नौकरी कर ली, वरना मेरा बॉम्बे ट्रांसफर हो रहा था। तो मैं इसमें एक ही बॉम्बे जाना नहीं चाहता था। उस जमाने लोगों ने बताया कि फ्लैट आप लेने की हैसियत में नहीं, तनख्वाहें 20-2200 रुपए तनख्वाहें होती थी, 2200 रुपए में काहेगा फ्लैट, किसका फ्लैट। तो मैंने सोचा था कि इसमें फ्री लांसर बनेंगे। फिर हम यहाँ आए एक दिन, अनीस अंसारी साहब मेरे दोस्त होते थे, ये आईएएस अफसर थे। ये उस एक जमाने में यहाँ के ऊपर नगर निगम के डीए और जल संस्थान तीनों डिपार्टमेंट इनके पास थे। तो मैं इनसे मिलने गया तो उन्होंने ऐसे ही पूछा क्या हाल है भाई शुएब,
नौकरी कैसी चली? तो हमने कहा अनिल साहब नौकरी तो चल तो ठीक है, लेकिन बॉम्बे ट्रांसफर हुआ, मैं जाऊंगा नहीं। यानी क्या मतलब? तो हमने कहा भाई मुझे तनख्वाह इतनी मिलती नहीं हो, मैं इसमें आदी हूँ बहुत आराम का, मेरे बस का नहीं है इसमें कि बॉम्बे में वो जाके कहीं खोली सोली में इसमें कि मेरे मुझे खाने वाने की कोई परेशानी घर पे नहीं है, मुझे नौकरी नहीं करनी। तो उन्होंने कहा यार यहाँ कर लो। तो हमने कहा आपके यहाँ क्या है? तो उन्होंने कहा चुंगी में इंस्पेक्टर बन जाओ। मैं भाई चुंगी लफ्ज ही नहीं अच्छा लगता मुझे, मैं चुंगी में तो नहीं करूँ। तो उनका क्या करोगे? हमने कहा नहीं कोई और नौकरी हो। तो उनका टीचिंग में करोगे? तो हमने कहा हाँ लेक्चरशिप अगर मिल जाए तो कर लेंगे। तो उन्होंने कहा एप्लीकेशन दो। मैं आया था कि शादी में भाई, मैं कोई वहां मार्कशीटें थोड़ी लेके आया था, मैंने एक एप्लीकेशन लिखी कि साहब विश्वस्त सूत्रों से जो होता है, एप्लीकेशन लिखी। उन्होंने कहा कि 2 दिन रुक जाओ। 2 दिन बाद मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। दूसरे दिन, तीसरे दिन मैंने ज्वाइन करके फिर मैं वापस गया। तब मैं मार्कशीट साथ की लेके आया। तो अनीस साहब का तो एक ही अनीस अंसारी साहब आज भी मेरे दोस्त हैं, बुजुर्ग दोस्त हैं, लेकिन बहुत शरीफ आदमी है। इसमें एक ही मैंने ऐसा शरीफ आदमी नहीं देखा कि उनका इंटरव्यू मैंने से अपने टीवी पे किया था दूरदर्शन के लिए। तो हमारी जान पहचान उनसे थी। लेकिन ये कि इंटरव्यू में बहुत सख्त सवाल किए थे मैंने। इंटरव्यू में कोई मुरवत थोड़ी की, हमको ये पता भी नहीं था कि ये आईएएस अफसर होंगे। जैसे सबका इंटरव्यू करते हैं इसमें कि उनका इंटरव्यू किया, मुश्किल सवाल भी पूछे होंगे जाहिर है। अब सवाल तो नहीं याद होंगे लेकिन जरूर किए होंगे। तो बाहर निकल कर लेंगे यार इंटरव्यू आप अच्छे करते हैं। तो हमने कहा था बराबर करते रहते इसलिए ठीक ही होगा आपको लगा। तो उन्होंने कहा एक कार्ड दिया अपना विजिटिंग कार्ड के, आइए कि किसी वक्त घर। मैं ऐसी जेब में रख लिया जैसे हमारी आपकी मुलाकात तो रस्मन नहीं रख लेता कि आपने कार्ड दिया मैंने जेब में डाल लिया। मैं आप पीआई भी चला गया किसी और काम से, इसमें पैसे वैसे निकाले शायद चाय वाय पीने के लिए कुछ, तो उनका कार्ड निकल आया। तो उन्होंने गौर से पढ़ा तो देखा आईएएस है। तो मैं खैर एक शनिचर को मैंने फोन किया कि क्या कर रहे हैं अनिल साहब, मैं शोएब निजाम बोल रहा हूँ। तो वो पहचान पहचान गए, ये बड़ी बात है। उन्होंने कहा, आ जाओ यार रसोई गप्पे मारेंगे। तो मैं चला गया उनके यहाँ घर। तो अपना इस तरह से दोस्ती हो गई। और ये कि मैं यहाँ नौकरी की, तो आपको प्रखर ताजुब होगा कि मैं अनीस साहब के यहाँ आया तो वो इस मामले में बड़े आदमी थे। शुरू शुरू में मैं सिगरेट बहुत पीता था उस जमाने में। तो जब मैं नौकरी की तो मैंने सिगरेट उनके सामने पीनी बंद कर दी। तो एक दिन उन्होंने पूछा तो क्या सिगरेट खत्म हो गई? तो हमने कहा अनिल भाई है, लेकिन ये कि आप चूंकि एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपके सामने जरा सा। तो उन्होंने कहा ये क्या बात हुई? भाई आप कॉलेज में अपना काम कीजिए, मैं इसमें कि अपना काम करूंगा, सिगरेट कहाँ से बीच में आती है? सुलगाइए, नहीं हो तो मैं मंगाऊं। तो हमने कहा नहीं है, क्यों सुलगाइए। सुलगा ली मैंने। तो मैं अनीस मतलब अकेला आदमी शायद नगर निगम में केडीए सब में इसमें था जो अनीस साहब के साथ सिगरेट पीता था बैठ के अनीस साहब के सामने। वरना आमतौर से मतलब एक आईएएस के सामने इसमें एक जो एडमिनिस्ट्रेटर भी हो और उसमें एक उसका उपाध्यक्ष हो केडीए का, उसके सामने सिगरेट पीना मुश्किल लगता था। मैंने इसीलिए पी भी नहीं थी। लेकिन अनीस साहब कहने लगे भाई सिगरेट कहाँ बीच में आती है, आप अपना काम कीजिए मैं अपना काम करूंगा। ये था मामला। सर क्योंकि बाराबंकी का आपने जिक्र किया और वो पहला मंच जहाँ से आपकी शायरी लोगों ने सुनी जी, पहला, अगर आपको याद हो जो सबसे ज्यादा जनता ने पसंद किया हो, और उसके साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि शायरी के शुरुआती मंचों में आपको प्रोत्साहित करने वाले लोग कौन थे? अरे साहब ये तो बहुत बड़ी बात थी। वो जमाना ऐसा था कि नौजवानों के लिए कुमार साहब जैसे कुमार बाराबंकी, मेरे बिल्कुल घर के पास बाराबंकी प्रापरम में भी मेरा एक घर है। तो कुमार साहब मेरे घर के बहुत नजदीक रहते थे। तो ये लोग अपने कि शुरू शुरू में मतलब नशिस्तों में कुमार साहब भी आ जाते थे, शमशी मीनाई साहब जो मुशायरों के बहुत पॉपुलर शायर थे ये आ जाते थे। तो जिन लोगों ने बड़ी हौसला अफजाई की साहब, और उसमें एक ही जो है बिल्कुल ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं बड़ा जाहिल जपट आदमी हूँ, मुझे इसमें के मुशायरों में इनके सामने शेर पढ़ने भी चाहिए कि नहीं। बहुत इसमें कमजोर शेरों पर भी बहुत दाद दी, हिम्मत बहुत बढ़ाई। तो एक जमाना ऐसा था कि आपको ऐसे बुजुर्ग मिलते थे जो आपको आगे बढ़ाने में दिलचस्पी बहुत रखते थे। तो मुझे वो माहौल मिला था। और ये हमारे लिए नहीं सिखा अकेले, ये उस जमाने का शायद कायदा था कि अपने के छोटों को आगे बढ़ाने के लिए उनको पुशअप कीजिए, उनको हौसला दीजिए। अब शायद ये कुछ कम हो गया है। शायद मैं महसूस करता हूं कि अब जो नई जनरेशन है उसको इस तरह के बुजुर्ग नहीं मिल रहे हैं। कुछ आप अगर सुनाएंगे नहीं तो बड़ा। हाँ नहीं सुन लीजिए। देखिए होता क्या है प्रखर साहब कि मैं आपको सुनाता हूँ। भाषा का मामला ये होता है कि जब तक आपको भाषा का ज्ञान ना हो श्रोता को,
कोई भी हो, तो कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि साहब शब्द कैसे इस्तेमाल करेंगे आप। मतलब एक तो ये होता है कि बहुत सामने के लफ्ज इस्तेमाल करें, लेकिन ये कि मैं उस तरह शायरी करना पसंद भी नहीं करता। जो मेरे दिल में आता है वो लिखता हूँ। ये मैं इसकी चिंता नहीं करता कि भाषा अच्छी हो बुरी हो, वो कैसी हो। जो मुझे इसमें एक ही लगता है कि मेरी अभिव्यक्ति गोया इस शब्द से हो सकती है। तो मैं शब्द रखने की फिर कोशिश नहीं करता कि उसे आसान बनाने की कोशिश करूं, मुश्किल बनाने की कोशिश करूं। जो शब्द मुझे लगता है कि मैं उस शब्द के जरिए अपनी बात कह सकता हूं, तो मैं उस शब्द का चयन कर लेता हूं। तो सोचने की जरूरत नहीं होती। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी शायरी सुनाऊं जिसमें ये प्रॉब्लम कम से कम आएगी, लेकिन कम से कम आनी चाहिए। ये है इसमें के मसला। वरना ये समस्या बन जाती है कि साहब इसमें एक ही आपको आप ये लफ्ज के मतलब बताए जाए, तो शायरी का मजा ही क्या रह गया। बिल्कुल। ये मसला होता है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ प्रखर साहब, आपका हुक्म है तो मैं दो चार शेर अर्ज करता हूँ। यहाँ भी यहाँ भी बावफा कोई नहीं है, अगरचे मानता कोई नहीं है। यहाँ भी बावफा कोई नहीं है, अगरचे मानता कोई नहीं है। सभी को जुस्तजू है मोतियों की, सभी को जुस्तजू है मोतियों की। समंदर आशना कोई नहीं है, समंदर आशना कोई नहीं है। सभी अपनी अदाकारी में गुम है, किसी को चाहता कोई नहीं है। सभी अपनी अदाकारी में गुम है, किसी को चाहता कोई नहीं है। कहाँ ले आई मुझको मेरी वहशत, यहाँ तो रास्ता कोई नहीं है। और शेर सुनिए प्रखर साहब, यहाँ तो रास्ता कोई नहीं है। कहाँ पर वो निशानी मांगता है, यहाँ पत्ता हरा कोई नहीं। कहाँ पर वो निशानी मांगता है, जहाँ पत्ता हरा कोई नहीं है। तो क्या धोखा था वो पैगामे खुशबू, तो क्या धोखा था वो पैगामे खुशबू। यहाँ तो ऐसबा कोई नहीं है, यहाँ तो ऐसबा कोई नहीं है। तो फजा सरगोशियों से अट गई है, फजा सरगोशियों से अट गई है। अगरचे बोलता कोई नहीं है, अगरचे बोलता कोई नहीं है। बयां कुछ किससे करूं रुदादे गुलशन, बयां किससे करूं रुदादे गुलशन। कफस में हम नवा कोई नहीं है, कफस में हम नवा कोई नहीं है। सभी को है परिंदों से मोहब्बत, परों को खोलता कोई नहीं है। ये है जनाब। एक आध शेर और सुन लीजिए प्रखर साहब। मेरा ख्याल इस गजल में अभी सुनाई है, इसमें ऐसे लफ्ज नहीं होंगे जिनको समझने में बहुत दिक्कत आए। दूसरे शेर सुनिए। साए को दीवार बनाएं, हम भी एक घर यार बनाएं। साए को दीवार बनाएं, हम भी एक घर यार बनाएं। बस जो चले तो अपना मस्कन, सात समंदर पार बनाएं। दिल के हर इनकार को जाना, कब तक हम इकरार बनाएं। दिल के हर इनकार को जाना, कब तक हम इकरार बनाएं। और एक ज़बां थी गुंग पड़ी है, अब किसको तलवार बनाएं। एक ज़बां थी गुंग पड़ी है, अब किसको तलवार बनाएं। रेत घड़ी का नाजुक पुर्जा, रेत घड़ी का नाजुक पुर्जा, टूटे तो 100 बार बनाएं। रेत घड़ी का नाजुक पुर्जा, टूटे तो 100 बार बनाएं। तो शेर समाज फरमाइए साहब। टूटे तो 100 बार बनाएं। और शेर सुनिए जनाब प्रखर साहब। ये मसला होता है कि हाफिजे में चीजें नहीं रहती हैं। तो हाँ शेर सुनिए साहब। फिर तो हवस को यकजा कर लें, घोल के फिर पिंडार बनाएं। और खुद से कितना भाग रहे हैं, खुद से कितना भाग रहे हैं, खुद को ही दीवार बनाएं। आसेबों का किस्सा लिखें, खुद को एक किरदार बनाएं। तो खुद को मसीहा फर्ज करें हम, खुद को ही बीमार बनाएं। तो बच्चे बैठे नील गगन पर, दरिया और कोहतार बनाएं। मौज हवा की नाव पे बैठे, किरणों को पतवार बनाएं। और मंजिल को आसान समझकर राह को खुद दुश्वार बनाएं। मंजिल को आसान समझकर राह को खुद दुश्वार बनाएं। फूल से अपनी विपता कह लें, फूल से अपनी विपता कह लें,
खुशबू को इजहार बनाएं, फूल से अपनी विपता कह लें, खुशबू को इजहार बनाएं, और अव्वल ही जब आखिर ठहरा नक्शे दिगर बेकार बनाएं, अव्वल ही जब आखिर ठहरा नक्शे दिगर बेकार बनाएं, दिन के हवादिस जम्मा कर लें, दिन के हवादिस जम्मा कर लें, शाम को फिर अखबार बनाएं। बहुत शुक्रिया प्रकाश साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपना कलाम बहुत पेश शुक्रिया, किया। बहुत शुक्रिया। आपका जो शायरी का सफर रहा उसमें कई शीर्ष लोगों से भी मुलाकात, बातचीत और एक संबंध रहा। हाँ। उसमें जनाब कैफी आजमी साहब का भी जिक्र आता है। कैफी आजमी साहब और निदा फाजली जी के साथ भी आपका जुड़ाव रहा, उनके बारे में कुछ याद जो आपके साथ जुड़ी? हाँ नहीं, देखिए मेरा शहरियार साहब से ज्यादा जुड़ाव रहा अलीगढ़ की वजह से। शहरियार साहब, निदा फाजली साहब, नीरज साहब, क्योंकि अलीगढ़ में इसमें एक जो है वो जाहिर है कि शहरियार साहब के दोस्तों में थे, तो नीरज साहब से इसमें एक, तो हसन कमाल साहब से, ये आपके जो हैं राही मासूम रजा से, असमत चुगताई से, तो बहुत, अहमद फराज साहब से, तो इन लोगों से मुलाकातें रही। तो इसमें इसमें एक जो है कैफी साहब भी, मतलब ये एक बुजुर्गों में खूबी मुझे नजर आई कि ये सब लोग अपने कि जैसे अंदर थे वैसे ही बाहर हमको नजर आए। मतलब मुझे इसमें कि इन बुजुर्गों से मिलकर एक चीज इसमें ये नजर आई कि किसी अदाकारी या दोहरे चेहरों वाले लोग नहीं थे ये। आजकल हम जब देखते हैं, आप भी प्रकाश साहब देखते हैं, तो एक चेहरे पे कई चेहरे आपको नजर आने लगते हैं, मगर हम जिन बुजुर्गों की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक चेहरा रखते थे। खफा होते थे तो खफा, खुश होते तो। एक शेर किसी ने कहा है कि दुख में नीर बहा देते थे, सुख में हंसने लगते थे। दुख में नीर बहा देते थे, सुख में हंसने लगते थे, सीधे साधे लोग थे लेकिन कितने अच्छे लगते थे। ये है बेसिक बात। तो ये लोगों में ये खूबी थी जो अब वो कम से कम होती जा रही है। महाभारत सीरियल के लेखक राही मासूम रजा जी, और इस्मत चुगताई पर बाद में फिल्म भी बनी। हाँ, तो इन पर आपकी कैसे मुलाकात हुई, कैसी बातचीत रही? नहीं, वो ये तरक्की पसंद जिसे हम लोग वो आप कहते हैं जनवादी लेखक संघ, है ना जी। तो ये इसकी 3 रोजा कॉन्फ्रेंस थी लखनऊ में मजाज के ऊपर, उसमें राही मासूम रजा साहब भी आए थे। तो ये होटल गुलमर्ग में रुकते थे ये लोग, इनके रुकने का सब इंतजाम होता था। तो राही मासूम रजा साहब से इसमें कि वहां मेरी मुलाकात तफसील से हुई। असमें मैं आधा गांव जो है मेरा बहुत पढ़ा हुआ था, बहुत पहले का, और राही मासूम रजा ने यगाना के ऊपर, क्योंकि इसमें कि उनका मोनोग्राफ जो वो डिसर्टेशन था एमए का, वो किताब जो है मेरे काम की थी। तो मुझे तो राही मासूम रजा उस तरह से नहीं मतलब ये कि मिला, मैं तो यगाना मतलब के हवाले से अपने पीएचडी के मौजू के हिसाब से मिला। फिर उसके बाद महाभारत वगैरह में एक उन्होंने लिखी, नीम का पेड़ और वो वगैरह वगैरह। तो ये बात जो है मुझे उनसे मिलके, काजी अब्दुल सत्तार साहब से मिलके ये महसूस हुआ कि नहीं, ये अपनी तहरीरों से, अपने रवैयों से ये लोग अपने की तरक्की पसंद है। मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि कोई इसमें मार्क्स को पढ़ने के बाद तरक्की पसंद हुए हों। हम लोगों ने तो मार्क्स को पढ़ा, दास कैपिटल को पढ़ा, और सारी चीजें हमारे जहन में। राही मासूम रजा के साहब के या कैफी साहब के जहन में इसमें ये नहीं था कार्ल मार्क्स कौन है कौन नहीं है, जानते थे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उस पर बात भी करें। मतलब ये सही मानों में इसमें एक ही इस तरह के लोग थे जिनको अपने बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं होती थी, ये बताने की जरूरत नहीं होती थी। आप पूछते तो वो किस्से कहानियों की शक्ल में बहुत बातें बताते आपको, लेकिन अपने मुंह से अपने बारे में कहना लोग मायूस समझते थे, बुरा माना जाता था कि आप खुद अपनी तारीफ करेंगे साहब, इससे बुरी बात तो हो नहीं सकती कि राही मासूम रजा कहते कि साहब मैंने क्या अच्छा नावल लिखा है, तो फिर नावल भी शायद 2 कौड़ी का लगता। ये लोग अच्छे इसीलिए लगते थे कि आधा गांव मुझे इसमें पढ़ने के बाद जब राही मासूम रजा, उन्होंने कहा ऐसे ही देखा था यार, ऐसे ही देखा था अपने इलाके को, अपने गांव को, मैंने उसमें कोई इसमें बहुत ज्यादा पत्ते नहीं फेंटे हैं, ऐसे इसमें इसी तरह की जिंदगी होती थी यार तुमको। तो हमने कहा हाँ साहब, मैं खुद गांव का रहने वाला हूँ, आप ठीक कहते हैं, हम लोगों ने भी इस तरह जिंदगी देखी। तो ये सब के साथ भी बहुत अच्छी तस्वीर है आपकी हमें देखने को। असमत साहिबा का मामला तो ये था कि मेरी पहली मुलाकात बड़ी दिलचस्प थी। वो सबिया अनवर साहिबा हमारी सीनियर थी,
उन्होंने पीएचडी पहले की थी, करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाती थी, बाद में प्रिंसिपल हो गई। खैर, तो उनके घर असमत साहबा रुकती थी आके। तो ऐसी शरीफ और सीधी औरत उसमें की, तो मैं गया। खैर, पहली मुलाकात ये थी कि भाई चाय आ गई। चाय से पहले मैं सिगरेट बहुत पीता था, सिगरेट पी रहा था। चाय खत्म हो गई तो फिर सिगरेट सुलगा ली। तो उन्होंने मुझे घूरा, असमत साहिबा ने, आपने दूसरी सिगरेट सुलगाई है? तो मैंने कहा नहीं, मुझे अंदाजा नहीं था, अगर आपको धुआं बुरा लग रहा हो तो मैं सिगरेट बुझा दूं। उन्होंने कहा बेवकूफी की बात मत कीजिए, एक सिगरेट मुझे भी दीजिए। मैंने एक असमत साहिबा को दी, उन्होंने सुलगा ली। कहने आप बात कीजिए। तो वो मतलब ये कि सारे नौकरों को, सबिया अनवर साहिबा के नामी फरिश्ता, बहुत मशहूर खानदान है ये, तो उनके नौकरों को बिठा लेती थी वो अपने पास, और उन नौकरों से बात करती जाती थी, हमको बिठा लेती थी। तो हमने बाजी इनसे बात करने में क्या मिलता है आपको? चलिए, कहानी तो यही है। आप लोग कहाँ तरीका इधर ढूंढ रहे थे? कहानी तो यही है भाई, राष्ट्र जिंदगी तो ये है। तो ये इसमें सुक्ताई साहिबा जो है वो इस तरह के, मतलब ये की खातून थी कि जैसे वो गई चौक से, और वहां नक्काश की बाजार लगती है, वहां से एक महंगा, मतलब जो सस्ता मिलता था वो ज्यादा दाम दे के एक स्थान ले आई कपड़े का। देखो शेब कितना सस्ता लाए, देखो शेब कितना सस्ता लाए। तो उनका दिल रखने के लिए हम लोग कह देते कि हाँ बाजी ठीक है, लेकिन हम जानते थे बाजी ठग गई हैं। लेकिन ये कि ये कहते नहीं, कहते थे कि बाजी ये आप नहीं उसको लूट लाई, खुद लूट के आई है भाई। लेकिन ये हम लोग कह नहीं पाते थे बाजी से, कहते थे कि बाजी इसमें है कि भाई ऐसा है कि कहले कैसा है, मैं बहुत अच्छा है भाई। तो ये मतलब आप सोचिए कि ये इसमें चुगताई साहिबा हैं, उनको ये मसला नहीं था कि इसमें कि वो बड़ी राइटर है, छोटी राइटर है। वो ऐसे आराम से पलथी मार के बैठी बातें किया करती थी। दिन दिन भर इसमें एक हम लोग बैठे रहते थे, तो इतवार के दिन खास तौर से, और अपना गप्पे मार रही हैं फला कहानी के बारे में, इस कहानी के बारे में, हम लोग की कोई कहानी है उसके बारे में, अच्छा लिख रहे हो, ये काटो, ये बनाओ, ये सब करती रहती थी। खराब कहानी है, अभी नहीं बनी, फिर से लिखो, और मेहनत करो भाई, काटो। बेदी को मैंने बहुत डांटा। हमने कौन बेदी? अरे राजेंद्र, अपना राजेंद्र सिंह बेदी। कहने के बेदी मंटो दोनों को, मंटो झूठ बोलता था मुझसे, कहता था कि इसमें तवायफ क्या जाते हैं, इसमें तो मैंने कहा झूठ बोलता है तू तवायफ क्या जा ही नहीं सकता, तो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है तू। तो बाजी बड़े किस्से बताती थी। मतलब ये अब जाहिर है कि मंटो को डांटने के लिए इसमें चुगताई होने की जरूरत होती है ना। राजेंद्र सिंह बेदी को उसमें एक ही कुछ कहने के लिए इसमें चुगताई होना चाहिए, उससे छोटा आदमी तो नहीं बात कर सकता ना। बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि मंटो को डांटने के लिए इसमें चुगताई होना चाहिए, होना पड़ता है। जी, आपने इस साक्षात्कार के कार्यक्रम में पारिवारिक परिवेश के बारे में हमें बताया। आपने लॉ से कैसे आप उर्दू में कैसे गोल्ड मेडलिस्ट बन गए, कैसे शोध किया, कैसे पीएचडी पूरी हुई। उसके बाद बाराबंकी का जो पहला मंच था उसके बारे में भी आपने जानकारी साझा की। उसके अलावा तमाम किरदार, तमाम नाम जो अदब और शायरी की दुनिया में जिनका एक बड़ा पद है और हमेशा रहेगा भी, उनके साथ के संस्करण भी आपने हमसे साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया करने के लिए, और माफी भी कि आपके दिए हुए समय से कहीं अधिक समय हमने लिया। बहुत शुक्रिया आपका जनाब, बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि इंटरव्यू का एक सलीका होता है और आपका एक अनुभव रहा है साक्षात्कार का, एक लंबा अनुभव आपने तमाम साक्षात्कार किए। तो इस इंटरव्यू में आपको इंटरव्यू स्टाइल और प्रश्नकर्ता के सवाल और सलीका कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा। तो आपने वही काम किया जो आप एक अच्छे इंटरव्यू करना चाहिए, कि आपने ट्रैक पे चीजों को रखा, जो आप पूछना चाहते थे पूछा आपने, और आपने मुझे ट्रैक पे रखा, ये आपका कमाल है। मतलब ये कि वरना आप मुझे कहीं ले जाते दूसरी तरफ तो मैं उधर जाता। ये तो आपको उसमें किस रास्ते मुझे ले जाना है ये आपके हाथ में होता है ना, मेरे हाथ में तो नहीं होता। जो सवाल पूछेंगे मैं उसी का तो जवाब दूंगा। आप उसमें एक ही लंदन मुझे ले जाते हुए लंदन चला जाता, उसमें क्या परेशानी थी? अब दुबई ले जाते दुबई चलता। भाई आप, डोर तो आपके हाथ में थी, मेरे हाथ में थोड़ी थी। आप मुझे जिस तरफ मोड़ना चाहते आपका काम है।